चलिए सर, हम लोग देख लें क्या टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, जीएसटी में टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं अगर आपका एग्जाम जून 22 में है तो। 9th एडिशन बुक मेरे सामने है, राइट। एज कंपेयर टू ओल्ड एडिशन थोड़े बहुत यहां पर चेंजेस मैंने किए हैं पेज नंबर 9.8, 9.9 एंड 9.28 में। नथिंग न्यू। लास्ट 6 मंथ में कुछ भी नया इसमें नहीं आया है। जो भी अभी डिस्कस करूंगा वो सब एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 21 अमेंडमेंट्स बता रखा है आपको, ठीक। बट थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच इसमें देना है, राइट। टैक्स इनवॉइस इंक्लूडिंग आपका ई इनवॉइस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और जो मेन एक टैक्स इनवॉइस है, इंक्लूडिंग एक और पढ़ते हैं डिलीवरी चालान। तो काफी डिटेल्ड डिस्कशन क्लास के अंदर टैक्स इनवॉइस चैप्टर का होता है। जो भी आपने क्लास में पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली वो सब आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। खाली क्या होता है, वो जो लिमिट है 500 करोड़ 100 करोड़ वो चेंज होता रहता है ई इनवॉइसेस से रिलेटेड। बाकी जो आपका डायनेमिक क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट है वहां पर जो लिमिट है 500 करोड़ की उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और उससे रिलेटेड एक दो सर्कुलर हैं, कुछ का रेफरेंस मैं पीछे दे चुका हूं और कुछ का रेफरेंस अभी मैं दूंगा। एक बात पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहां पे ये 6 पेजेस में भी थोड़े से मैंने बदलाव किए हैं लिमिट्स को लेके, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा 9th एडिशन बुक से। टैक्स इनवॉइस चैप्टर के बाद 6 पेजेस के नोट्स हैं ई इनवॉइस को लेके। इसमें लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी है, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूआर कोड, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक क्यूआर कोड, और काफी सारी बातें ई इनवॉइस से रिलेटेड हैं, ठीक। तो उसमें थोड़ा बहुत लिमिट जो अभी आपके एग्जाम्स के लिए लिमिट है 50 करोड़, उससे रिलेटेड मैंने यहां पर थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। एक 20 करोड़ की और नई लिमिट आ गई है, लेकिन वो जून एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2022 में है वो 20 करोड़ की लिमिट देखेंगे, और उसमें भी जब नया फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23। अभी आपका एग्जाम जून 22 में है, राइट। आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए क्या देखना है, पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है पिछले सालों में, तो करंट ईयर 21-22 में आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है, ठीक। तो थोड़ा यहां पर वो लिमिट्स को मैंने चेंज किया है, नथिंग एल्स। आप अपने नोट्स में अपडेट कर दीजिएगा उसको। बाकी डायनेमिक क्यूआर कोड और क्यूआर कोड में क्या डिफरेंस है वो क्लास में बता रखा है, राइट। मैं वापस इधर आता हूं। एक बार यहां मैं आपको हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा पेज नंबर 9.6 पे। पेज नंबर 9.6 पे डायनेमिक क्यूआर कोड के बारे में आपको बताया है, जहां पर लिमिट कितने की है, 500 करोड़ की। इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इससे रिलेटेड 2 सर्कुलर हैं, एक मैंने दिसंबर 2021 की अमेंडमेंट में करवा रखा है, एक अभी मैं डिस्कस कर देता हूं। लिमिट में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो मैंने मेंशन किया है कि पेज नंबर 8 में बदलाव है, तो सर लिमिट तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि आपको एग्जाम्स के लिए 50 करोड़ की लिमिट देखनी है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का क्वेश्चन आएगा आपका। आपने जो क्लास में पढ़ा 7th एडिशन के साथ, वहां पढ़ा आपने फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 20-21। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी या कस्टम में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट होता नहीं, फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। आपका जो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है, मंथ और क्वार्टर, कभी मंथली डेटा रहेगा, कभी क्वार्टरली डेटा रहेगा। इनकम टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर 21-22, आप में कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये ध्यान रखिएगा। और उसके लिए प्रीसीडिंग ईयर्स कौन सा होगा, पिछला साल 19-20, 20-21। तो इमीडिएट जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा होगा, 20-21। आपका रेलेवेंट ईयर कौन सा होगा, 21-22, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर, इनडायरेक्ट टैक्स में फाइनेंशियल ईयर। आपका एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2021-22। पीछे का फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 20-21। अगर कभी हमें पीछे के सालों के फाइनेंशियल ईयर का रेलेवेंस रेफरेंस लेना पड़ा तो। बाकी लिमिट जो अब जाके देखेंगे वो 100 करोड़ नहीं देखेंगे, कितने की देखेंगे, 50 करोड़ की। और एक चेंजेस हुए हैं क्या,
ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि कुछ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और थिएटर्स हैं, उन पे ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, इंक्लूडिंग जब आप एसईजेड को सप्लाई करते हो, एसईजेड यूनिट को, डेवलपर को नहीं। हम लोग क्लास में पढ़ते हैं बहुत सारे सिचुएशन जहां जहां ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। क्या? अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अ लोकल अथॉरिटी इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ ई इनवॉइसिंग। बस नए में आपको सिर्फ ये पढ़ना है ई इनवॉइस से रिलेटेड, बाकी जो क्लास में पढ़ाया वो सब इंटैक्ट रखना, वैसा ही रखना। थोड़ा सा यहां पर एक लिस्ट मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 21 अमेंडमेंट्स। ये लिस्ट को मैंने यहां पर क्या किया, थोड़ा सा आपके सामने यहां मेंशन कर रखा है। आप चाहो तो इसको लिख लो वीडियो रोक के, और इसमें मैंने यहां ऐड ऑन कर दिया है इस लिस्ट में। ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखी है एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 2021 अमेंडमेंट्स के नोट्स में ये लिस्ट है। आप बच्चों के पास वो नोट्स होगा ही, तो ये लिस्ट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप वीडियो रोक के लिख लीजिए। ये आपके सामने 12 पॉइंट्स हैं इकट्ठा। क्या? कहां कहां ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, एग्जम्पशंस फ्रॉम मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग, ये लिस्ट है, इकट्ठी दे रखी है। ठीक, आप नोट्स में जाके देखोगे तो यहां मेंशन किया हुआ है सब रूल 2, 3, 4, 4A। क्लास में बताया भी है यहां सब रूल का मतलब क्या है, कौन आते हैं। वैसे आप ध्यान रखो ये लोग आते हैं 2, 3, 4 एंड 5। इन लोगों पे ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। तो ये लिस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम के लिए। इन किसी भी सिचुएशंस में हमें ई इनवॉइस इशू नहीं करना है। एक बात और ध्यान रखना, ई इनवॉइसिंग कब इशू करते हैं? जब सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन हो। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट नहीं है। एक टर्नओवर की रिक्वायरमेंट अलग से ध्यान रखना। कुछ मैंने आपको यहां एडवांटेज दे रखा है, ऑलरेडी क्लास में ये बातें हो रखी हैं। हो सकता है इसमें शॉर्ट नोट्स आ जाए, हो सकता है आपको एग्जाम में यहां लिखने के लिए आ जाए कि 5 से 6 सिचुएशन ऐसे लिखो जहां पर ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। सर ये 5 पॉइंट तो लिखना जरूरी है ही है, ये ध्यान रखना। ये 5 पॉइंट तो लिखना है ही आपको एग्जाम में, बाकी एड ऑन कर सकते हो, इंक्लूडिंग जो एक इस बार की नई अमेंडमेंट्स हैं कि ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट किनको नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज लोकल अथॉरिटी को ई इनवॉइसिंग कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, ये एड ऑन कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने यहां 2 लाइन और ऐड किया है अपने 9th एडिशन की बुक में, लेकिन ये लिमिट दिसंबर एग्जाम के लिए है, जून एग्जाम के लिए नहीं है। जून एग्जाम के लिए आपको 50 करोड़ की लिमिट रेफर करनी है। आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 है एग्जाम का, और उस ईयर के लिए 50 करोड़ की लिमिट देखनी है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी डायनेमिक और कोई बदलाव नहीं है। जो क्लास में बताया है फीचर्स के बारे में सब वैसे का वैसा ही रखना। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चालान, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और काफी अच्छे से मैंने क्लास में आपको सारा डिटेल्ड डिस्कशन कर रखा है। जो कर रखा है वही एग्जाम में तैयारी करके जाओगे। सर एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 21 अमेंडमेंट्स, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं सर्कुलर। डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड पे एक सर्कुलर आया हुआ है फरवरी 2021 में। 9th एडिशन की बुक में मैंने 9.26 पे रखा है, बट एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 21 अमेंडमेंट्स ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। एक बार आप नजर मार लेना उस नोट्स से। 7th एडिशन की बुक में नहीं होगा ये, लेकिन उसके बाद जो मैंने दिसंबर 21 की अमेंडमेंट बुकलेट दी थी उसके अंदर ये है। ऑलरेडी क्लास में ये करवा चुका हूं, ऑलरेडी ये क्लास में डिस्कस हो चुका है एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 21 अमेंडमेंट्स। डन। ये आप एक नजर मार लीजिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करा रखे हैं इंपॉर्टेंट। यही वो सिचुएशन जहां पर ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है, उन्हीं लोगों को यहां से भी बाहर किया हुआ है डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड से। सर थोड़ा सा ये भी मैंने बताया था क्लास में इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिएगा। अभी मैं आपके साथ ये वाला सर्कुलर डिस्कस करने वाला हूं। सर ऑलरेडी ये वाला सर्कुलर जो है सर्कुलर 156 डेटेड 21 जून 2021,
ऑलरेडी दिसंबर 21 की जो अमेंडमेंट बुकलेट है उसमें ये दिया हुआ है, आपके पास होगा। यहां पे ऐड ऑन कर लीजिए जून एंड दिसंबर 2022 एग्जाम्स। सीए के हिसाब से यहां पे मई नवंबर लिखा हुआ है, आप ऐड ऑन कर लीजिए जून दिसंबर। ठीक सर, जीएसटी सर्कुलर, एक और सर्कुलर आया डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड में, और उसमें फिर से एक छोटा सा रिसेंट अमेंडमेंट्स भी है उसके अंदर, उसी सर्कुलर के अंदर। ये लेटेस्ट है, इसके अंदर सर्कुलर 165 17 नवंबर 2021 में थोड़ा सा यहां पर इसमें बदलाव किया गया है, तो अभी सबको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक सर, अगेन ये जो सामने में नोट्स देख रहे हैं ये 9th एडिशन की बुक है, तो अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक है तो होगा ही नहीं आपके पास। ठीक, आपके अमेंडमेंट मटेरियल है बुकलेट दिसंबर 21 वाली, तो उसमें ये है, लेकिन उसमें ये चेंजेस यहां पर आपको थोड़ा सा लिमिटेड वे में करना पड़ेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं अमेंडमेंट्स की जून 22 को बोल के, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उनके पास दिसंबर 21 वाली अमेंडमेंट बुकलेट है और वो क्लास वो अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि उसके सारे पॉइंट्स आपके जून 22 के लिए रेलेवेंट हैं। सर, जो भी चीज मैंने पढ़ाई है एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू दिसंबर 2021, चाहे वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर हो, टैक्स इनवॉइस चैप्टर हो, ई वे बिल हो, रिटर्न चैप्टर हो, आईटीसी चैप्टर हो, वो सारा एज इट इज जून 22 के लिए रेलेवेंट है। और ये मैं बहुत बार आपको टेलीग्राम चैनल पे कह चुका हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में कह चुका हूं, आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, करंट बैच, लास्ट बैच, उसके भी लास्ट बैच, ये सारी बातें आप इन्फॉर्म्ड है, कुछ भी नया यहां नहीं है। चलिए सर, इसको फिनिश कर ले तो ये चैप्टर की अमेंडमेंट भी खत्म हो जाएगी। टैक्स इनवॉइस चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट प्लीज फोकस रखिएगा कॉन्सेप्ट पे। ई इनवॉइस, डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वो 4 डिजिट और 6 डिजिट वाली बात जो हम लोग पढ़ते हैं एचएसएन कोड की, या फिर रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट, या फिर आपका डिलीवरी चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, 3 वाउचर आप पढ़ते हो, रिसीट, रिफंड और पेमेंट। तो इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं सोचना आपको कि हमें सिर्फ अमेंडमेंट ही करके जाना है और या फिर अमेंडमेंट पे फोकस करना है, ऐसा मत करना। ठीक, क्या कहता है यहां पे, छोटे छोटे सवाल हैं, उसको क्लैरिफाई किया गया सर्कुलर के थ्रू। सर्कुलर पढ़ने से एक इन-डेप्थ नॉलेज मिल जाती है उस चीज के बारे में। आप जितना जानते हो डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड के बारे में वो तो ठीक है, उसमें एक और इन-डेप्थ नॉलेज मिल जाती है। सर्कुलर 156 है, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछले अमेंडमेंट लेक्चर से ये वाला सर्कुलर कवर कर रखा है। ये वाला 9.26 पे डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड का ये वाला सर्कुलर आपने मेरे से कवर कर रखा है ऑलरेडी, मैंने इसको यूट्यूब पे डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सारे लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल के भी और पीछे के जीएसटी अमेंडमेंट्स के लिंक्स भी दे रखे हैं। कोई दिक्कत हो तो उन लिंक्स को जाके देख लो एक बार। चलिए सर, पहला सवाल यहां था कि जिनके पास यूआईएन नंबर है, अब आपके पास अगर देखो डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड का रिक्वायरमेंट कब है, जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको मैं सर्विसेज दे रहा हूं या गुड्स बेच रहा हूं, तो उस केस में यह चेक करना है कि ई इनवॉइस इशू करना है या नहीं करना है। अब आपके पास जीएसटीआई नंबर नहीं है, यूआईएन नंबर है, एम्बेसी हो आप, तो सवाल यह आया कि अगर आपके पास यूआईएन नंबर है तो क्या मुझे डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड राइट इनवॉइस पर मेंशन करके देना है क्या? जो इनवॉइस मैं आपको इशू करूंगा उस पर वो कोड मुझे देना है क्या? बेसिकली वो कोड जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करने पे और उसमें इनवॉइस की सारी डिटेल आ जाती हैं। वो डिटेल सब यहां दे रखा है, इंक्लूडिंग इनवॉइस अमाउंट, ये सारी डिटेल आनी चाहिए। जैसे ही डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड को पेमेंट के लिए बायर स्कैन करेगा, उसको ये इंफॉर्मेशंस दिखनी चाहिए, इंक्लूडिंग इनवॉइस का अमाउंट भी प्रीफिल्ड होना चाहिए। मतलब उसको स्कैन करना है और पे करना है, अमाउंट नहीं डालना है। यही फर्क है नॉर्मल क्यूआर कोड में और डायनेमिक क्यूआर कोड में, और ये क्लास में आपको बताया हुआ है। तो सवाल ये आया
कि अगर सामने वाला एम्बेसी वाला है, यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिटी नंबर आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया हुआ है, तो क्या उस केस में हम लोग डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड इनवॉइस पे प्रोवाइड करेंगे? तो जवाब आया कि करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूआईएन नंबर जिनके पास होता है उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलते। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलते तो वो B2C सप्लाई है और इनवॉइस पे डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड को प्रिंट करके देना होगा। वेदर डायनेमिक QR code is to be provided on an invoice? Answer is yes. If you have a UIN number, then you are not a registered person as per registration chapter. Means it is a B2C sale. और उस केस में डायनेमिक QR कोड यूज करना पड़ेगा। ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो, B2B सेल हो तो ई इनवॉइस और B2C सेल हो तो देख सकते हैं डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं या नहीं। अगला सवाल है कि सर मेरा यूपीआई आईडी बैंक से लिंक है, तो मैं डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड में अगर यूपीआई का रेफरेंस दे दूं तो फिर से मुझे बैंक का रेफरेंस देना पड़ेगा क्या? मतलब कस्टमर मेरी दुकान पर आया, मैंने उसको डायनेमिक क्यूआर कोड स्कैन करके बोला पे कर दो। जब उसने उसको स्कैन किया तो उसमें मेरा यूपीआई आईडी दिख रहा है और यूपीआई आईडी मेरे बैंक से लिंक है, तो क्या बैंक डिटेल्स भी डिस्प्ले में दिखना चाहिए? अब क्यूआर कोड को जब स्कैन करेगा तो जो यहां पर लिखा हुआ है, देखो जो पिछला सर्कुलर था जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, उस सर्कुलर में कहता है क्या दिखना चाहिए, डायनेमिक क्यूआर कोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें यहां लिखा हुआ है पेई बैंक अकाउंट एंड IFSC। तो कंफ्यूजन हुई कि अगर सिर्फ यूपीआई आईडी दिखे तो चलेगा कि नहीं? तो आंसर है चलेगा। पेई बैंक अकाउंट एंड IFSC अगर उस यूपीआई आईडी से लिंक है तो सिर्फ यूपीआई आईडी भी डिस्प्ले में चलेगा। यूपीआई आईडी इज लिंक टू बैंक अकाउंट ऑफ द पेई, दुकान वाला, person collecting the money. Whether bank account and IFSC details is further required in dynamic QR code along with UPI ID? Answer is no. ये किससे कनेक्ट कर दो? इस वाले पॉइंट से, यहां वाले पॉइंट से, ये जो सर्कुलर था। ठीक, अगला सवाल सर कभी कभी ना पेमेंट थर्ड पार्टी लेती है मेरे बिहाफ में कोई और पेमेंट लेती है। सपोज करो मैं सर्विसेज और गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं थ्रू इको और तुम पेमेंट इको को कर रहे हो, तो यानी मेरे बिहाफ में पेमेंट कोई और ले रहा है, इनवॉइस मैं दे रहा हूं। इनवॉइस देखो जो आपके घर पे सामान आएगा उसमें इनवॉइस मेरा आएगा, लेकिन पेमेंट तुम किसको कर रहे हो? बीच में एग्रीगेटर को, इको को। तो क्या डायनेमिक क्यूआर कोड में मेरा ही बैंक अकाउंट जाना चाहिए या फिर उस थर्ड पार्टी का भी क्यूआर कोड, थर्ड पार्टी का भी बैंक अकाउंट डिटेल मेंशन कर सकते हो क्योंकि पेमेंट वो कलेक्ट कर रहा है मेरे बिहाफ में? तो यहां जवाब आया कि हां उस थर्ड पार्टी का भी बैंक डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, मेरे बैंक डिटेल्स की जगह उसका कर दो, बस कर दो तो ट्रैकिंग हो जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट्स की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो जाएगी। यस, इन सच अ केस वेयर द पेमेंट इज कलेक्टेड बाय सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय सप्लायर on his or her behalf, the UPI ID of such person may be provided in dynamic QR code instead of my UPI ID. मतलब दोनों का देने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक, पेमेंट तुमने उसको कर दिया, अब गुड्स और इनवॉइसिंग तो मैं इशू करूंगा। तो कहता है मान लो इनवॉइसिंग वही इशू कर रहा है मेरे बिहाफ में, आपको तुरंत ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएगा विद इन अ मिनट। तो उसमें इनवॉइस एक्चुअली में वो सेल मेरी है, थ्रू मैंने किसी और के की है और उसको मैंने ऑथराइज कर दिया है कि तुम मेरे बिहाफ में पेमेंट कलेक्ट कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है वो पेमेंट के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड वो रेज करेगा। तो मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स जाना जरूरी है क्या? नहीं, उसी का जाएगा जो मेरे बिहाफ में आपसे पैसा कलेक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली मैंने उसको ऑथराइज कर रखा है, तो मेरे बिहाफ में पेमेंट लेते रहो। तो वही बात यहां पर आई। तो एक वो भी सवाल बन गया, उसका भी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। सर यहां पर क्या है, देखो अगर एक्चुअली में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तब तो ई इनवॉइस लगेगा B2B सेल मान के, लेकिन सर्विसेज इंडिया से बाहर जा रही हैं
पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ रहा है, लेकिन ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है क्योंकि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है। क्लास में पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि मान लो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं इंडिया में और सर्विस रेसिपिएंट इंडिया के बाहर लोकेटेड है, ऑलवेज वो एक्सपोर्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर हुआ तो एक्सपोर्ट, इंडिया में रहा तो एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा। अब अगर देखो एक्सपोर्ट कहलाता है तो फिर ई इनवॉइस में जाओ, और अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो फिर किस में रहो, डायनेमिक क्यूआर कोड में। लेकिन सर पेमेंट करने वाला तो फॉरेन में है और वो तो फॉरेन करेंसी के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो क्या इस केस में मैं डायनेमिक क्यूआर कोड उसको जनरेट करके दूं क्या? बोलता है नहीं नहीं, जरूरत नहीं है देने की। कहता है नो, wherever an invoice is issued to a recipient located outside India for supply of services for which the place of supply is in India। यानी ये एक्सपोर्ट एक्चुअली में नहीं है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, पेमेंट लेकिन फॉरेन करेंसी में आ रही है और इंडियन रुपी whenever permitted by RBI, say in the case of Nepal, Bhutan, such invoice may be issued without having a dynamic QR code, as dynamic QR code cannot be used by the recipient located outside India for making the payment to supplier। सर इंडिया में जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोग QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, लेकिन जो सामान खरीदने वाले फॉरेन एंटिटीज हैं वहां से फॉरेन करेंसी जो आती है तो उसमें आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला गया कि नहीं नहीं, अगर पैसा फॉरेन से आ रहा है कंसिडरेशन, यानी कस्टमर फॉरेन का है लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है। बोला सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होता तो तब तो वो एक्सपोर्ट कहलाता, और एक्सपोर्ट पे ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है, फिर तो वहां डायनेमिक क्यूआर कोड है ही नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट को B2B सेल कहा जाता है जनरली फॉर द ई इनवॉइस एंड डायनेमिक क्यूआर कोड। एक्सपोर्ट को कहां रखा गया है, ई इनवॉइस वाली कैटेगरी में, बट ये एक्सपोर्ट नहीं है, ऑल द फॉरेन करेंसी इंडिया आ रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको ये बता रखा है क्लास में। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन देखना है तो कौन सा चैप्टर देखो जाके आप अपना, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर। बोला सर ये क्या है इतना लंबा चौड़ा? कुछ नहीं है, कहता है कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं दुकानों पर जहां पर हम कस्टमर से पेमेंट पहले ले लेते हैं क्यूआर कोड दिखा के, और इनवॉइस बाद में जनरेट करते हैं जब वो पेमेंट कर देता है। तो सर ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, इनवॉइस नंबर की, इनवॉइस डेट की और इनवॉइस वैल्यू की? लॉ कहता है कि डायनेमिक क्यूआर कोड, लॉ कहता है पेज नंबर 9.27 पे कि डायनेमिक क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसकी, इनवॉइस नंबर की, इनवॉइस डेट की, इनवॉइस वैल्यू की। बोला सर पहले वो पेमेंट तो कर दे तब तो हम इनवॉइस रेज करेंगे। तो कहता है कि ऐसा करो, डायनेमिक क्यूआर कोड रेज करते समय एक यूनिक पेमेंट आईडी यूज करो और उस यूनिक पेमेंट आईडी को आप इनवॉइस पे प्रिंट कर देना, तो काफी है ये रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं कि डायनेमिक क्यूआर कोड में हमेशा इनवॉइस का रेफरेंस होना ही चाहिए। अगर कस्टमर पेमेंट पहले कर रहा है, अगर कस्टमर पेमेंट पहले कर रहा है और इनवॉइस बाद में जनरेट हो रही है, क्योंकि जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा हम उसको इनवॉइस रेज करके देंगे ही नहीं। डर है कि इनवॉइस रेज हो गई और कल को वो पेमेंट ना करे तो, मना कर दे सामान लेने से, तो पहले आप पेमेंट करो फिर हम इनवॉइस रेज करेंगे। तो उस केस में बोलता है इन सच अ केस वेयर द इनवॉइस नंबर इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डिजिटल डिस्प्ले ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ ओवर द काउंटर सेल and the invoice number and invoices are generated after the payment। कहता है फिर क्या करो इसकी जगह, बोलता है यूनिक ऑर्डर नंबर, यूनिक सेल रेफरेंस नंबर which is uniquely linked to the invoice may be provided in the dynamic QR code for digital display। तुम मेरी दुकान पर आए, तुमने कुछ सामान पसंद किया, 1200 रुपए का सामान पसंद किया, अब मैं तुम्हें क्यूआर कोड जनरेट करके दूंगा 1200 रुपए का। उसमें इनवॉइस नंबर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इनवॉइस तो पहले तुम पेमेंट करोगे फिर इनवॉइस जनरेट होगी।
तो उस केस में कहता है कि कोई यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर के साथ क्यूआर कोड दे दो, पेमेंट ले लो और उसी सेल्स रेफरेंस नंबर को फिर प्रिंट कर दो किस पे, इनवॉइस पे, ताकि लिंकिंग हो सके। सर इनवॉइस की पेमेंट के साथ लिंकिंग करनी ही पड़ेगी। डायनेमिक क्यूआर कोड का पर्पस क्या है कि आपकी इनवॉइस और पेमेंट आपस में लिंक हो जाए। वो लिंकिंग आपको देनी ही पड़ेगी, भले इनवॉइस तुम बाद में जनरेट करो। अब जब तुम इनवॉइस जनरेट करोगे तो उसमें ये यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर दे देना, और वो यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर तुम्हारा किससे कनेक्टेड है, डायनेमिक क्यूआर कोड से, पेमेंट से। तो अपने आप पेमेंट की कोरिलेशन मिल जाएगी किसके साथ, इनवॉइस के साथ। अगर हम मीडिएटर में किसको रखें, एक यूनिक ऑर्डर आईडी या यूनिक सेल रेफरेंस नंबर, जो इनवॉइस पे भी प्रिंट हो जाएगा और जो डिस्प्ले में क्यूआर कोड के अंदर दिख गया। बस क्यूआर कोड डिस्प्ले में कस्टमर को दिखाते समय ये यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर ट्रांजैक्शन आईडी बोल के यूज कर लो, पेमेंट ले लो। उसके बाद इनवॉइस जनरेट करते समय ये नंबर इनवॉइस पर मेंशन कर दो, ताकि क्रॉस रेफरेंस आ जाए कि भैया इस इनवॉइस की ये पेमेंट है। बस खत्म कहानी। एक लास्ट पॉइंट है छोटा सा इस सर्कुलर में कि सर कभी कभी पेमेंट पहले आ जाती है। 2000 रुपए की इनवॉइस है, 500 रुपए की एडवांस पहले ही दे चुका है, अब 1500 की पेमेंट कर रहा है। तो डायनेमिक क्यूआर कोड में 1500 ही लिखेंगे या पूरा अमाउंट लिखेंगे 2000? बोला नहीं 1500 ही का मेंशन करो, खाली रेफरेंस में पूरे डिटेल्स में वो सब आ जाना चाहिए इनवॉइस के अंदर कि पहले पेमेंट कितनी हुई थी, कब हुई थी और अब कब पेमेंट हो रही है, कितनी हो रही है। मतलब सर 500 रुपए तुम दे चुके थे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एडवांस में, अब 2000 रुपए का सामान पसंद किए हो, वो 500 रुपए दे चुके थे तो माइनस होगा 1500 हुए। अब डायनेमिक क्यूआर कोड जो मैं तुमको दूंगा पेमेंट के लिए 1500 का ही तो दूंगा, 2000 का दूंगा तो तुम कहीं 2000 मुझे पेमेंट कर दोगे तो तुम्हारा 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। तो गवर्नमेंट ने इस मजबूरी को समझा, बोला कोई बात नहीं, जितना पेमेंट अभी ले रहे हो बैलेंस उसी का तुम मेंशन करो डायनेमिक क्यूआर कोड में, ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कहता है when part payment is already been received by the merchant supplier either in advance or by adjustment using a voucher or discount coupon। तुम्हारे पास 500 का डिस्काउंट वाउचर था, 2000 का सामान पसंद किए हो, तो डायनेमिक क्यूआर कोड जो जनरेट करके दूंगा ऑब्वियस सी बात है 1500 का ही करके दूंगा, इनवॉइस तुम्हें 2000 की दूंगा। ठीक, मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए का वाउचर है, 2000 का इनवॉइस दूंगा, तुम पेमेंट तो लेकिन 1500 का ही करोगे। तो डायनेमिक क्यूआर कोड में अमाउंट कितना होना चाहिए, 1500। बोलता है द पर्पस ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड इज टू इनेबल द रेसिपिएंट टू स्कैन एंड पे द अमाउंट टू बी पेड टू मर्चेंट सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई व्हेन पार्ट पेमेंट फॉर एनी सप्लाई हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड और एडजस्टेड थ्रू वाउचर्स, then dynamic QR code may provide underline only the remaining amount payable by the customer against the invoice value। यानी इनवॉइस 2000 का होगा बट डायनेमिक क्यूआर कोड 1500 का ही होगा, क्योंकि 500 रुपए तुम ऑलरेडी वाउचर के थ्रू या एडवांस के थ्रू एडजस्ट कर चुके हो। बट कहता है डिटेल्स ऑफ टोटल इनवॉइस वैल्यू along with the details of cross reference of part payment, advance adjustment done and the remaining amount to be paid should be provided on the invoice। बोलता है आप इनवॉइस में वो चीज मेंशन कर दो कि ये 2000 की इनवॉइस है, 500 रुपया इतने इतने तारीख को एडवांस आया था, ये वाउचर डिटेल्स हैं या फिर गिफ्ट वाउचर्स हैं, अब नेट पेमेंट 1500 की हो रही है। ये इनवॉइस में तुम लिख दो और डायनेमिक क्यूआर कोड तुम 1500 का रेज करोगे, न कि 2000 का। बस फिनिश। इतना ही अमेंडमेंट है टैक्स इनवॉइस चैप्टर में आपके जून 22 के एग्जाम्स के लिए। प्लीज एक बार इस नोट्स को जरूर देख लीजिएगा 9th एडिशन की बुक से। 9th एडिशन की बुक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, राइट। ई इनवॉइस 1 से लेकर 6 तक ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस हैं वहां अपने आप हाईलाइटेड चीज की हुई है, पता चल जाएगा, ठीक। और ये जो मैंने आपको अभी रेफरेंस में ये 12 पॉइंट दिए थे, ये कहां मिलेंगे? ये मेरी बुक में नहीं है, ना 7th एडिशन में ना 9th एडिशन में। ये कहां है? दिसंबर 21 की जो मैंने अमेंडमेंट बुकलेट दी थी उसमें ये 12 पॉइंट्स हैं।
बोला सर मिल नहीं रहा है, तो वीडियो रोक के लिख लो, आपके सामने ये 12 पॉइंट्स हैं। इन केसेस में ई इनवॉइस की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ई इनवॉइस की लिमिट आएगी तो 50 करोड़ और डायनेमिक क्यूआर कोड का लिमिट आएगा तो 500 करोड़ मेंशन करना है आपको। ठीक, चलिए अगला चैप्टर ई वे बिल। अगला चैप्टर ई वे बिल। ई वे बिल की अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। यूट्यूब पे पार्ट पे हो सकता है क्लासेस अपलोड हो, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। फॉलो कीजिए अच्छे से, डिस्क्रिप्शन को, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो, अपने कोर्स के हिसाब से।